नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ दिलचस्प ऑडियो बुक्स। ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश का रहस्य नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश की हत्या नॉवल का चौथा पार्ट। रसवंती की वो रात बहुत बुरी बीती। बहुत रात तक तो नींद ही ना आ सकी। फिर नींद आई तो स्वप्न में बहुत ही भयंकर जानवर देखा। उस जानवर का मुंह मगरमच्छ की भांति था। आंखों से जैसे शोले बरसते थे। मुंह के अतिरिक्त उस जानवर की शेष आकृति ऊंट जैसी थी। रसवंती ने स्वप्न में देखा कि मुंह खोले वो घृणित जानवर उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आ रहा था। शायद स्वप्न में वो चीखी थी, परंतु जब आंखें खुली तो पसीने से लथपथ रसवंती बुरी तरह भयभीत थी। और शेष रात बैरन सौत की भांति रात थी कि वो अब भी खिड़की की झरोके से काली चादर ओढ़े मुस्कुरा रही थी। शेष रात आंखों में बीती। सोने की हिम्मत न हुई। मोहन का छोड़ा हुआ चित्र अब भी पलंग पर ही पड़ा था। रसवंती को अपने आप पर ग्लानि हुई। उसे ऐसा लगा जैसे चित्र सजीव होकर उसे धिक्कार रहा हो। फिर भी वो चित्र पर दृष्टि जमाए रही और उसकी आंखों से सावन भादों की झड़ी लगी रही। वो जी भर कर रोई और अंत में इस निश्चय पर पहुंची कि जो कुछ भी हो रहा है सब उसके पापों का परिणाम है। पाप? हाँ, उसकी आत्मा ने उससे कहा कि रसवंती, तूने सुख चाहा, नेह नहीं। नेहविहीन सुख पाप है। जैसे तैसे रात बीत गई। स्नान गृह से कुछ ताजगी मिली। आईने के सम्मुख जब उसने अपने आप को देखा तो जवानी का उतरता नशा फिर चढ़ा। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे, परंतु उन्हें जूड़े या चोटी में बांधने की इच्छा नहीं हुई। जब वो नाश्ते की टेबल पर पहुंची तो दिन काफ़ी चढ़ आया था। नाश्ते के बाद उसने फ़ोन रिसीवर उठाया और फिर रख दिया। कोठी से बाहर आई। माली को आदेश दिया कि ताजे खिले गुलाब के फूलों को एकत्र करे और स्वयं कार लेकर महाराजा साहब की कोठी पर पहुंची। वहां पता लगा कि गोपाली रात भर गायब रहे हैं। यूँ राजा साहब ने आश्वासन दिया कि हमारा शेर जौहरी को ढूंढ कर ही लौटेगा। रसवंती फिर सागर प्लेस पहुंची। मन दुविधा में जकड़ा हुआ था। सागरचंद लौट भी आएगा तो क्या होगा। मन की ये उलझन घन बनकर उन जंजीरों पर पड़ी जो रसवंती को जकड़े हुए थी। वो जंजीरें थी धन की, वैभव की और नेहविहीन सुख की। मोहन मन के कोने में ज्वार उठा। अभी वो कार में ही थी। माली ने दीप्ति युक्त ताजे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लाकर प्रस्तुत किया। उस उपहार को लेकर रसवंती चली अपने प्रेमी के पास। जमशेद रेस्तरां का मालिक अपने चित्रकार की प्रेमिका से परिचित था। रेस्तरां की दुछत्ती के छोटे से कोने में मोहन का आवास भी था और स्टूडियो भी था। दुछत्ती के इस केबिन को कोना ही कहना उचित होगा। थोड़ा सा स्थान था बस। एक चारपाई, कैनवसी फ्रेम और फ्रेम स्टैंड। कुछ पीछे से चुपचाप निकट पहुंचकर रसवंती ने मोहन को चौंका दिया। लगता था जैसे रात भर मोहन भी न सो पाया था। आंखें उनिंदी सी थी और बाल बिखरे हुए। वो कैनवस पर बहुत ही सुंदर रंग में रसवंती को चित्रित कर चुका था। चित्र में रसवंती मोहक और आकर्षक मुद्रा में खड़ी थी। चित्र का पृष्ठभाग खाली था। अभी उस पर कुछ न बना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोहन, अपना चित्र देखकर मुझे खुद डाह होती है। जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। प्रेमिका के मुख से ये सुनकर मोहन हंसा। लेकिन ये तुम्हारा वास्तविक चित्र नहीं है। चित्र के पिछले भाग में काले रंग की डायन का चेहरा बनेगा। वो होगा तुम्हारा असली चित्र। चित्र पूरा हो लेने दो, फिर हाथ बढ़ा दूंगा, चूम लेना। इस गाली को सुनकर भी रसवंती विचलित नहीं हुई। मुस्कुराते हुए बोली, देखो तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। धन्यवाद। लगता है रात भर सोए ही नहीं। सोचा मरने से पहले ये चित्र तो पूरा कर ही लूँ। आशा है शाम से पहले ये चित्र पूरा हो जाएगा। फिर मरे तुम्हारे दुश्मन। रसवंती ने मोहन के मुंह से अपनी सुंदर उंगलियां सटाते हुए कहा, मेरा उपहार नहीं लोगे? फूल? ओ हाँ, लाओ। मोहन ने गुलदस्ता अपने हाथ में ले लिया। मोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। धीरे से सुनोगे ना? एक बार की दृष्टि भरकर मोहन ने रसवंती की ओर देखा। फिर कूंची और फूल रखकर बोला, कहो। मानती हूँ कि मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। मेरा अनुरोध नहीं कि तुम अपराध स्वीकार करो। क्या तुम मेरे अपराध क्षमा नहीं कर सकते? मेरा मजाक बनाने आई हो क्या? उफ, नाना मोहन, आज गुस्सा छोड़कर मेरी इस बात पर विचार करना होगा। बैठो। तुम्हें मेरी सौगंध, अपनी रसवंती की सौगंध। मोहन को चारपाई पर बैठाकर स्वयं उसके निकट बैठती हुई वो बोली, क्षमा नहीं करोगे? नहीं, दृढ़ स्वर में मोहन बोला।
तुम्हें क्षमा करके मोक्ष पाने की अभिलाषा मुझे नहीं है। मरने के बाद भी चाहता हूँ कि मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास ही भटकती रहे, तुम्हें चैन न लेने दूँ, तुम्हें वो सुख न भोगने दूँ जिसे तुम वरदान मानती हो। मुझे रुलाना ही चाहते हो ना? रसवंती की आंखें सजल हो उठी। तुम रो भी ना सकोगी रस्सो। हो, रो भी ना सकूंगी। सोचकर यही तो आई हूँ कि तुमसे शर्त बांधूं। ये शर्त कि तुम में रुलाने की शक्ति अधिक है या मुझ में रोने की। फैसला करके आई हूँ। कैसा फैसला? परिस्थिति के विपरीत रसवंती हंसी। रोने का फैसला। बहुत हंसी, लेकिन मुस्कान कचोटती रही और हंसी मुझ पर बर्छी चलाती रही। तो चित्रकार महोदय, मैं आई हूँ आपसे सजा लेने। जानती हूँ क्षमा तुमसे मिलेगी नहीं, इसलिए आज की रात कहूँगी कि लो, रसवंती हाजिर है, जी भर के सजा दो। सुनो, अब तुम्हें आराम करना है, 3 घंटे गहरी नींद सोना है। इसके बाद उठना, सूट पहनना और टैक्सी लेकर आना सागर प्लेस। जानते हो किस लिए? चकित से मोहन ने दृष्टि फेर कर रसवंती को देखा। मैं कह रही हूँ साहब, दूल्हा बनकर आना। रसवंती? चकित रह गया मोहन। आज से पहले कभी रसवंती ने ऐसी बात नहीं कही थी। जी सरकार, मैं आपका इंतजार करूंगी। सागर प्लेस में मेरा आज आखिरी दिन है। रात वहां बीतेगी जहां चित्रकार महोदय रखेंगे। हंसी नहीं कर रही हूँ, जानते हो कि हंसी करने की मेरी आदत नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, वो जो चित्रकार महोदय कल्पना में भी ना जान सके। मैं ये कहना चाहती हूँ साहब कि मैं सोने के पिंजरे की मैना आज पिंजरा तोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी होकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। समझे ना? सांझ ढलने से पहले ही आना, पहले से मुझे यहाँ ले आना, सदा के लिए दुल्हन बनाकर। रात में मैं बैठूंगी तुम्हारे सामने, फिर चित्र के पीछे डायन, राक्षसी जो भी दिखाई पड़ूं वो चेहरा बनाना। ये चित्र हमारी सुहागरात की निशानी रहेगी। तुम देखना, मैं तुम्हारे डॉक्टरों की बकवास को एकदम झूठ साबित कर दूंगी। पहले बनाऊंगी तुम्हें एक बेटे का पिता, फिर देखना कि एक दिन दादाजी कहने लगोगे, तब कहूंगी लो जी संभालो अपनी गृहस्थी को। मैं चली, तुम्हारे कंधे पर जाऊंगी, तुम्हारे हाथ से जलकर राख बनूंगी। सुन लिया ना? समझ भी लिया ना? सांझ ढलने से पहले आ जाना। स्तब्ध था मोहन, कुछ कहते ना बना उससे। रसवंती उठी। जाती हूँ, देर मत लगाना, मैं प्रतीक्षा करूंगी। सचमुच रसवंती चल दी। सुनो, जब वो दरवाजे के निकट पहुंच गई थी तब मोहन ने टोका, जी क्या ये सब सच है? क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? लेकिन रसवंती, ये जानकर भी कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो मुझे जानना चाहिए वो सब मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी भूल के कारण तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे हाथों अब मुझे अपराधों का दंड भी भोगना है। जानती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। गारंटी है कि अभी कम से कम 50 साल तुम मुझे मेरे अपराधों का दंड देने के लिए जियोगे, और फिर 10 साल मुझे याद करके ठंडी आय भरने के लिए भी जीना होगा। आओगे ना? हाँ। अब मैं जाऊँ? जाना जरूरी है? हाँ, जाना जरूरी इसलिए है कि सागर प्लेस से हाथ थाम कर मुझे लाओगे तो ही आऊंगी। नमस्ते। सर्वप्रथम कुमुद बढ़ी। जब वो सीढ़ी पर झूलकर रस्सी ऊपर चढ़ गई तो सीढ़ी पर आतुरता से सागरचंद बढ़ा। गोपाली बहुत चौकन्ने थे। निरंजन तड़प रहा था। गणपत पहले से ही घायल था और मोगू सहमा सा कुएं के पानी में पांवों के बल तैर रहा था। परंतु गोपाली की नजर तीनों पर थी। अब की बार वो अवसर चूकना नहीं चाहते थे। कुमुद निश्चय ही अधिक साहसी थी। वो जितनी सुगमता से रस्सी की सीढ़ी चढ़ गई उतनी सुगमता से सागरचंद ना चढ़ सका। अलबत्ता चढ़ सागरचंद भी गया। अब गोपाली ने सीढ़ी थामी। सबसे अधिक चढ़ने में गोपाली को परिश्रम करना पड़ा। उन्हें एक हाथ से ही रस्सी वाली सीढ़ी पर चढ़ना था, दूसरे हाथ की पिस्तौल नीचे कुएं में झुकी हुई थी, किसी भी शरारत का जवाब देने के लिए। नीचे से कोई कामयाब शरारत नहीं हुई। यूं जब गोपाली काफी ऊपर पहुंच चुके तो नीचे पानी में से मोगू का चाकू कुएं की दीवार से टकराकर पुनः पानी में गिर पड़ा। इस शरारत का उत्तर देने की आवश्यकता गोपाली ने नहीं समझी। वो जैसे सीढ़ी चढ़कर कुएं के ऊपर पहुंचे तत्परता से सीढ़ी ऊपर खींच ली। अब कुएं की जेल के जेलर कैदी थे और कैदी मुक्त हो चुके थे। ये रस्सी की सीढ़ी कुएं की मुंडेर पर लगे 2 हुकों में अटकी थी। गोपाली ने उन हुकों से सीढ़ी को अलग करके एक और फेंक दिया। अब गोपाली ने सागरचंद और कुमुद की ओर देखा। जाने कितने दिन बाद दोनों अभागों ने मुक्त सूर्य का प्रकाश देखा था। आंखें निरंतर खुल ना रही थी। कैद में दोनों का ही रंग पीला सा हो रहा था। चलिए जल्दी, गोपाली ने आदेश दिया। बगीचे के बाहर तक तो तीनों साथ साथ ही चले, परंतु गोपाली और कुमुद के साथ तेजी से चलने का बूथा सागरचंद में न था और गोपाली जल्दी में थे। जब बार बार सागरचंद चलने में पीछे रहने लगा तब गोपाली ने उसकी बांह थामी और लगभग 1 फरलांग तक उसे खींचते ही ले गए। बुरी तरह हाँफ रहा था सागरचंद। गनीमत हुई कि मेन रोड पर तुरंत ही किराए की घोड़ा गाड़ी मिल गई। तीनों ही सवारियों का हुलिया बिगड़ा हुआ था। कुमुद की साड़ी मैली चिकट हो रही थी। बाल कई दिनों से संवारे न गए थे। सागरचंद के खिचड़ी बाल बिखरे हुए थे
और शेव बड़ी हुई थी। गोपाली का तो संपूर्ण सूट ही भीगा हुआ था। कहाँ चलना है? अजीब हुलिये की सवारियों को देखते हुए गाड़ीवान ने पूछा। व्यर्थ के प्रश्नोत्तर का अवसर गोपाली ने नहीं दिया। गाड़ी में सागरचंद को धकेलते हुए वो बोले, तिलक रोड पुलिस स्टेशन पर चलो। जल्दी चलने की शर्त है, किराए के साथ बख्शीश भी मिलेगी। बख्शीश की बात से गाड़ीवान के तो पंख लग गए, परंतु पुलिस स्टेशन के नाम से कुमुद और सागरचंद की वो क्षणिक प्रसन्नता लुप्त हो गई जो मुक्ति के पश्चात प्राप्त हुई थी। हाफता सा सागरचंद बोला, पुलिस में शायद गणपत की सूचना देने चल रहे हैं। गोपाली मुस्कुराए, शायद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा मिस्टर गोपाली। क्या ख्याल है, टैक्सी स्टैंड से हम दोनों गाड़ी छोड़कर टैक्सी कार लेकर बम्बई चले जाएं? आपको तो पुलिस की सहायता करने में कुछ देर भी हो सकती है। हाँ, देर भी हो सकती है, और आपको शायद बहुत जल्दी है। जल्दी? खिसियाना सा सागरचंद बोला। जल्दी क्या, देखिए ना हुलिया क्या हो रहा है। घर पहुंचकर स्नान हो जाता, कपड़े बदलने की सुविधा मिल जाती। मेरा मतलब है, अपना मतलब जताने से पहले मेरा मतलब जान लीजिए जौहरी जी। मैंने आपकी पत्नी से वादा किया है कि मैं आपको सुरक्षित खोज लेने का यत्न करूंगा। वैसा मैंने कर दिया, लेकिन कुछ मेरे साथ भी दिक्कतें हैं सागरचंद जी। वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, फटे जूतों को गठवाना पड़ता है। नहीं समझे? दरअसल मेरी हालत कनकौए जैसी है। कनकौआ समझे नहीं? मेरा मतलब है मेरी हालत पतंग जैसी है। मतलब ये कि उड़ाने वाला कोई और है। अब भी नहीं समझे? जौहरी जी, अफसोस की बात यह है कि मैं सरकारी राशन से पलता हूँ, यानी पेंशन खोर। अब तो समझे ना, मामला जहाँ है मैं वहाँ छोड़कर घर नहीं बैठ सकता। पुलिस को सब बताना ही होगा। पुलिस को बताना ही होगा कि सागरचंद जौहरी को गायब करने वाला भी इश्तेहारी मुजरिम गणपत ही है। पुलिस को यह भी सूचित करना होगा कि तुम्हारा और गणपत का चोर चोर मौसेरे भाई वाला रिश्ता है। और ये भी पुलिस को बताना होगा कि कुमुद नहीं मरी, कुमुद के स्थान पर कोई और अभागी मरी है। कुमुद? क्या कुमुद और क्या सागरचंद, दोनों की स्थिति उस व्यक्ति जैसी थी जो कुएं से निकलकर खाई में जा गिरे हों। कुमुद? गोपाली ने फिर संबोधित किया। जी, सहमी सी आवाज में कुमुद बोली। घोड़ा गाड़ी की सीट आमने सामने थी। एक सीट पर गोपाली अकेले बैठे थे और दूसरी पर सागरचंद सहित कुमुद। निसंकोच गोपाली ने कुमुद को सामने की सीट से खींचकर अपने निकट बैठाते हुए कहा, एक बात बताओ कुमुद, वो क्या कारण है जिससे तुम 60 साल के जौहरी से तो लगाव रखती हो, परंतु 40 साल का अधेड़ गणपत तुम्हें पसंद नहीं है? कुमुद ने दृष्टि झुका ली। गोपाली का व्यक्तित्व उसकी समझ से बाहर था। बताओ ना, गोपाली ने कुमुद को झंझोड़ा। क्या बताऊं? रुआसी सी वो बोली। सागरचंद महाशय तुम्हें क्यों पसंद है? मेरा पुराना परिचय है। बस, मैं विधवा थी, मान लिया। इन्हीं की कृपा से पढ़ी। ओह, इन्होंने कृपा करके मुझे नौकरी दी। अच्छा, और फिर कृपा करके व्यापार में साझीदार बनाया। कौन से व्यापार में? तस्कर व्यापार में। समझा। तो पढ़ लिख कर तुमने यही सीखा कि ऐसे गंदे व्यापार करने चाहिए। जिंदगी भर मैंने एक ही बात सीखी है, ये कि पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो जिंदगी है। गोपाली हंसे। अब आई बात समझ में? तो तुम्हारा सागरचंद से इसलिए लगाव है कि ये पैसा छापने की टकसाल है। बहुत अच्छे, लेकिन मेरी जान, वो सोना बुरा होता है जिससे कान कटे। वो पैसा अच्छा नहीं होता जिसके कारण जेल की हवा खानी पड़े। कौन जेल भेजेगा मुझे? कहते कहते कुमुद का चेहरा तमतमा उठा। गोपाली पूर्ववत हंसते हुए बोले, आपको जेल भेजेंगे आपके प्रेमी सागरचंद। चूंकि ये जेल जाएंगे, इसलिए दोस्ती निभाने के लिए आपको भी जाना होगा। कमाल किया कुमुद ने। वो उठी और फिर सागरचंद के निकट बैठते हुए बोली, कौन भेजेगा हमें जेल? कानून भेजेगा मेरी सरकार, कानून। चींटी को जैसे पंख लगे, कुएं के कैद खाने वाली कुमुद के स्थान पर नई दर्प अभिमान भरी कुमुद प्रकट हुई। कानून को आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ मिस्टर। कानून उसका है जिसके गांठ में दाम है। गुंडों के पंजों से हमें बचाकर आपने हमें मोल नहीं खरीद लिया है। हमारे वकील, हमारे बैरिस्टर उस कानून की धज्जियां उड़ा देंगे जिसका आप गीता की तरह पाठ कर रहे हैं। कानून तोड़ने का व्यापार है हमारा, और हम जानते हैं कि कानून के किले में बंद होने के बाद निकलने के लिए कौन कौन से चोर दरवाजे हैं। अरे रे, सागरचंद बीच में टपका। तो मजाक का तुम बुरा मान गई कुमुद? अरे गोपाली तो अपने खास आदमी हैं, अपने महाराज के तो ये परिवार जैसे हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर गोपाली, बुरा ना मानिएगा, कुमुद का मिजाज जरा गर्म है, फिर एक दो बार आपका व्यवहार भी कुछ अजीब रहा। बस बस, गोपाली खास अंदाज में बोले, ये पैंतरे रहने दो बुढ़ो। वैसे कुमुद ठीक कहती है, तुम्हें कानूनी किले में बंद करना मेरा फर्ज है, इसलिए कि मैं सरकारी नमक खाता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या दिक्कत है? चोर दरवाजे जानते ही हो, निकल जाना। व्यापारी सागरचंद ने अचूक समझकर नया तीर चलाया। बोला, मिस्टर गोपाली, तुम मेरी मिसेज के दोस्त हो, तभी तो तुम्हें कुएं से निकाल कर लाया हूँ। लेकिन नमक मेरे पास भी बहुत है, कुछ मेरा भी नमक खाकर मामले की छुट्टी करो ना।
उत्तर में गोपाली हंस दिए। 5,000, सागरचंद ने स्पष्ट बात कही। शाबाश, गोपाली आंखें फाड़कर बात का उपहास बनाते हुए बोले। उधर घोड़ा गाड़ी पुलिस स्टेशन के सम्मुख रुकी। सागरचंद ने अंतिम दाव चलाया। सुनो गोपाली, आखिर मेरी इज्जत खराब करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पास कार नहीं है, नहीं फिएट लो मेरी तरफ से। सुनी अनसुनी करके गोपाली गाड़ी से उतरे। संयोगवश उसी क्षण इंस्पेक्टर भरूचा मोटरसाइकिल पर थाने से आ रहे थे। हेलो। मोटरसाइकिल रोकते भरूचा ने हाथ उठाकर गोपाली का अभिवादन किया। 2 सौगात लाया हूँ। निकट पहुंचकर गोपाली बोले। सौगात? एक है सागरचंद जो लापता था। अरे, एक है कुमुद जो कत्ल हो चुकी थी। क्या? चौंकने और ताज्जुब करने का समय नहीं है। इन दोनों को बंद करके गणपत को लेने चलना है। उसे एक कुएं में कैद कर आया हूँ। घोड़ा गाड़ी पर दृष्टि जमाए ही गोपाली ने संक्षेप में अपनी खोज और जानकारी बता दी। बिना किसी विलंब के भरूचा ने दोनों को 2 हवालातों में अलग अलग बंद भी करा दिया। बंद होते समय मानो सागरचंद ने इंस्पेक्टर को परोक्ष चेतावनी दी। इंस्पेक्टर, शायद आप नहीं जानते कि मैं कितना इनकम टैक्स देता हूँ। गोपाली को बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नम्र किंतु दृढ़ स्वर में भरूचा ने कहा, क्षमा कीजिएगा सेठ जी, ये पुलिस स्टेशन है, इनकम टैक्स का दफ्तर नहीं। जब गोपाली ने कुएं से निकालकर सीढ़ी ऊपर खींची तब एक दर्शक भी वहां थी जो इस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर वृक्षों की ओट में खड़ी देख रही थी। ये थी शांताबाई। आयु थी लगभग 30 वर्ष, रंग सांवला, देहाती मराठी स्त्रियों की भांति खूब कसा हुआ बदन। ये थी गणपत की पत्नी, ब्याहता पत्नी, जो बगीचे से कुछ दूर गणपत के पैतृक कच्चे मकान में रहती थी। 17 वर्ष की थी जब उसका गणपत से विवाह हुआ था। कुछ वर्ष बावजूद गरीबी के जीवन बड़ा अच्छा बीता। गणपत एक कारखाने में काम किया करता था। जब तक वो कारखाने में रहा गरीबी तो रही, पर साथ ही शांता का पतियुक्त जीवन भी रहा। फिर गणपत का भाग्य ले गया उसे अपराधों की ओर। साधारण मजदूर गणपत महीने में एक बार पगार पाता था, लेकिन तस्करी से गणपत की जेबें हर समय भरी रहने लगी। आरंभ में पुलिस के भय से गणपत ने घर छोड़ा, परंतु साथ ही नई स्त्रियों के संपर्क में आने से शांता के प्रति मोह भी घटता गया। यहाँ तक कि मोह समाप्त हो गया। शांता को गणपत समस्या मात्र समझने लगा। कभी कभी महीनों के बाद भेंट होती, तब गणपत खर्च के लिए कुछ रुपए देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता। फिर भी प्राचीन संस्कारों में पली शांता गणपत का ही नाम जपती थी। उसी के नाम पर घर में दिया जलाती थी। कहीं पड़ोस के किसी व्यक्ति ने गणपत को आता देखा था। तब वो अपने किसी काम से जा रहा था। जब लौटा तो उसने बताया कि गणपत बगीचे में आया हुआ है और उसके एक हाथ में पट्टी बंधी है। सुना तो शांता दौड़ी चली आई। जल्दी में बाल भी ना संवारे, कपड़े भी ना बदले, और तो और पाँव में चप्पल भी न डाली। आकर देखा तो झोपड़ी खाली थी। फिर यूं ही खोजती हुई इधर बढ़ी तो ये दृश्य देखा और विस्मय से देखती भर रह गई। जब गोपाली आदि चले गए तो चकित सी शांता कुएं के चबूतरे पर आई। कुएं में झांक कर देखा तो लगा जैसे कुएं के अंदर कोई बोल रहा है, कोई करा रहा है। किसान की बेटी शांता बुजदिल नहीं थी। वो कुएं की घटना देखकर स्तब्ध जरूर हो गई थी, परंतु जब कुएं में से उसने आवाजें सुनी तो पुकार कर पूछा, कौन है? साथ ही जैसे 3 मूर्ति झांकती सी दिखाई पड़ी, जिनमें एक गणपत भी था। मोगू ने चीख कर कहा, भाई ऊपर सीढ़ी है। आदेश मिला गणपत की ओर से, सीढ़ी लटकाकर उसे हुकों में लगा दो। फलस्वरूप शांता गणपत और उसके साथियों को कुएं की कैद से आजाद करने में सफल हो गई। सबसे अधिक कठिनाई से ऊपर आ पाया निरंजन, पाँव जो घायल था। चकित शांता पूछ रही थी, ये हाथ में क्या हुआ जी? क्या कुएं में भी कोठरी है? एक औरत 2 आदमियों को मैंने कुएं से निकलकर जाते देखा है। वो कौन थे? तुम बोलते क्यों नहीं जी? परेशान से गणपत ने शांता की ओर देखा। फिर उसने शांता के प्रश्नों के प्रति मौन रहकर मोगू को आदेश दिया, मोगू, निरंजन को फौरन उठाओ और इसे डॉक्टर झवेरी के घर लेकर जाओ। सबका साथ साथ रहना ठीक नहीं रहेगा। मैं फिर मिलूंगा। लेकिन कपड़े? मोगू को गीले कपड़ों से परेशानी थी। झल्लाकर गणपत बोला, गीले कपड़ों से मर नहीं जाओगे। जल्दी करो, बड़ी सड़क से कोई किराए की गाड़ी ले लेना। जल्दी करो और चाकू मुझे दो। और कुछ भी कहने सुनने की और जरूरत गणपत ने ना समझी। उसने मोगू के हाथ से चाकू लिया और बंद करके अपनी जेब में रखते हुए शांता की बाह पकड़कर कहा, आओ। शांता सहित वो बगीचे के पीछे से निकला और उबड़ खाबड़ मार्ग पार करके स्टेशन रोड पर आ पहुंचा। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते बस मिल गई। दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली बसों में चढ़ते हुए गणपत ने शांता से कहा, अब तुम घर जाओ। पति को आज जैसा परेशान शांता ने पहले कभी ना देखा था। आदेश सुनकर भी अनसुना करके शांता भी बस में चढ़ गई। एक बार रोषपूर्ण दृष्टि से पत्नी को गणपत ने देखा और फिर मौन हो गया। वो बस से रेलवे क्रॉसिंग के स्टॉप पर उतरा। सर्वप्रथम उसकी आवश्यकता थी कि शांता से पीछा छुड़ाए। उसकी बाँह थामकर एक और एकांत में ले गया। रुपए चाहिए क्या? नहीं तो।
तो फिर घर लौट जाओ, बहुत जल्दी बगीचे में पुलिस पहुंचेगी। मैं दूर निकल जाना चाहता हूँ, मैं साथ चलूंगी। दिमाग फिर गया है क्या? जो भी समझो, अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी। आए दिन पुलिस वाले आकर मुझे तंग करते हैं। पास पड़ोस वालों के सामने सिर उठाना मुश्किल हो गया है। मैं अब एक पल के लिए भी वहां नहीं रहूंगी। जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ। अगर भला चाहती हो तो चुपचाप चली जाओ, तमक्कर गणपत ने कहा। समझ लो कि मैं मर गया। साथ मरना है तो भी कहीं और जा मरो। उत्तर की गणपत ने प्रतीक्षा नहीं की। एक बार उसने किसी सवारी की आशा में सुनसान सड़क की ओर देखा। फिर वह बढ़ा और क्रॉसिंग के दरवाजे में घुसकर रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की ओर चल पड़ा। शांता खड़ी रही। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में आंसू झलक आए थे। फिर उसने मन ही मन अपने निश्चय को दोहराया और तेजी से बढ़ी गणपत के पीछे। गणपत उससे लगभग 50 कदम आगे इतनी तेज चाल से चल रहा था कि उसे लगभग दौड़ना कहा जा सकता था। शांता भी पीछे दौड़ी। एक बार ठोकर खाकर गिरते गिरते बची, फिर दौड़ी, परंतु गणपत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो प्लेटफॉर्म के निकट पहुंचा तो कल्याण विक्टोरिया टर्मिनस लोकल ट्रेन ने विसिल दी। गणपत दौड़ा। संयोग से अंत में फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था, बिल्कुल खाली। गणपत उसमें चढ़ गया और जैसे ही गाड़ी चली, शांता ने भी दौड़कर उस कंपार्टमेंट का हैंडल थाम लिया। कुछ क्षण तो वो हैंडल पकड़े झूलती सी रही। गिर भी सकती थी, परंतु फिर भी गणपत ने आगे बढ़कर सहारा नहीं दिया। शांता संभली और ऊपर चढ़ाई। क्रोध से गणपत की आंखें जल रही थी। तुम औरत हो या डायन? हाफती सी शांता ने गणपत की ओर देखा। वो गणपत के गुस्से से परिचित थी, परंतु आज उसमें मनोबल जागा था। सदा की भांति वो डरी नहीं, दृढ़ता से किंतु नम्रतापूर्वक वो बोली, मैं क्या जानूं मैं क्या हूं, लेकिन शायद डायन ही हूं। डायन ना होती तो क्या तुम इस तरह मुझसे भागते? आज मैं फैसला करके रहूंगी। कैसा फैसला? तुमसे फैसला करूंगी, आज और अभी। ये कहो कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मोहल्ले की औरतें कहती है कि बदमाश की ब्याहता हूं, मैं खूनी की पत्नी हूं। क्या जवाब दूं उन्हें? कैसे जीऊं? मैं कुछ नहीं जानता। अगर घर में नहीं जाना तो जहां मन में आए वहां चली जाओ। यही तो पूछना चाहती हूं, कहाँ जाऊं? क्या ये भी मुझे बताना होगा? नहीं तो और कौन बताएगा? ब्याहता जो हूं तुम्हारी। बताऊं? गणपत के चेहरे पर कटु मुस्कान फैल गई। हाँ, कोई और खोज लो और उसके साथ कहीं चली जाओ, मेरी भी जान छूटे। शांता को ऐसा लगा जैसे प्रलय के पूर्व का गर्जन हुआ हो। प्राचीन संस्कारों में पली शांता ने अनुभव किया जैसे कान किसी ने बर्छियों से छेद दिए हों। उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर कहा, यही कहना था? तो इसी बात को कहने के लिए मुझे देवताओं की साक्षी में ब्याह कर लाए थे। लोग सच कहते हैं, तुम अब इंसान नहीं रहे हो, जानवर हो गए हो। जेब के 4 पैसों ने तुम्हारी इंसानियत को खा लिया है। मैं मर क्यों न गई ये सब सुनने से पहले? सुनो, कहती हूँ कि मैं कंचनी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ब्याहता हूँ। मैं रो पड़ी शांता। गणपत के अंतर्मन का इंसान जागा। पुरानी उन रातों की स्मृति जागी जो कभी शांता के साथ बिताई थी। उसने शांता की बात थामकर उसे बिठाते हुए कहा, देखो इस वक्त मैं मुसीबत में हूँ, अगले स्टेशन पर तुम उतर जाना। शांता रोती ही रही। सुना नहीं मैंने क्या कहा? झुंझलाकर गणपत बोला, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं जीना भी नहीं चाहती। अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, मुझसे पीछा छूट जाएगा। बको मत, गणपत चीखा। वो भी चीखी। खून करना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? मैं कहती हूँ तुम्हें तुम्हारे पुरखों की कसम, घोट दो मेरा गला। इस दुराग्रह से वो फिर क्रोपित हो उठा। हाँ, खून करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, कई खून किए हैं मैंने, लेकिन मरना ही है तो मेरा हाथ क्यों रंगवाती हो? कूद पड़ो ट्रेन से। गणपत के मुंह से निकले शब्द शांता के लिए वरदान हो गए। उस पगली ने एक क्षण भी तो नहीं सोचा। ट्रेन में दरवाजा तो था ही नहीं। वो आंधी की तरह झपटी और दूसरे ही क्षण गणपत की आंखों से ओझल हो गई। पागल की तरह गणपत चीखा। वो जो खूनी था, बदमाश था, जिसके लिए खून कर देना मामूली बात थी। इस अप्रत्याशित घटना के बाद मस्तिष्क पर काबू न रख सका। कुछ ही क्षण के बाद वो भी दरवाजे की ओर लपका। एक बार फिर चीखा, शांता, और फिर ट्रेन से लुढ़क पड़ा। धड़धड़ाती ट्रेन आगे निकल गई। रेलवे लाइन के निकट 2 छटपटाती हुई लाशें पड़ी रह गई। ट्रेन से गिरकर एक बार गणपत ने शांता के निकट पहुंचने की कोशिश की। उसने रेंग कर बढ़ना चाहा, परंतु व्यर्थ। खून जम जाने से पहले अपना अंतिम पराक्रम दिखा रहा था। शांता और गणपत की लाशें तड़प रही थी। आबादी पीछे रह गई थी। लाशें जनविहीन भूमि पर पड़ी थी। गणपत और शांता की ट्रेजेडी जानने में गोपाली और इंस्पेक्टर भरूचा को समय लगा। दरअसल जब वो दोनों बगीचे में पहुंचे तो शांता सहित गणपत निकल चुका था। अलबत्ता निरंजन और मोगू को वो बगीचे से निकलते हुए गिरफ्तार करने में सफल हो गए। इसके पश्चात गणपत की खोजबीन आरंभ हुई और काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहना पड़ा।
तब कई शाम को जाकर रेलवे पुलिस से उन्हें ये सूचना मिली। इसी दौरान कल्याण पुलिस ने उस गोदाम में छापा मारा जहां गणपत की खोज में गोपाली रात में आए थे। लाखों रुपए की घड़ियां वहां से बरामद हुई। वास्तव में गोपाली का उतना काम समाप्त हो गया था जितना कि उन्होंने करने का इरादा किया था, परंतु एक गांठ खुलनी शेष रह गई थी। वो ये कि अगर ट्रेन में कुमुद की लाश नहीं थी तो फिर किसकी थी? किसके खून से गणपत ने हाथ रंगे थे और शोभालाल ने क्यों उसे कुमुद के रूप में पहचाना? गणपत ने क्यों ऐसी तरकीब की कि वो लाश कुमुद की समझी जाए? उनका ख्याल था कि शोभालाल और इंदु शायद इस मामले में सहायक हो सकें। अतएव गणपत का दुखांत जानने के बाद वो तुरंत बंबई लौट आए। भरूचा से उन्होंने वादा किया कि वो पता करेंगे कि कुमुद के रूप में मरने वाली कौन थी। मनी मन गोपाली ने सोचा कि एक दो जगह ताक झांक करने के बाद वो किसी निश्चय पर पहुंच जाएंगे। अतएव गोपाली अकेले ही भरूचा से पहले बंबई नगर में पहुंचे। शोभालाल उन्हें आसानी से नहीं मिल पाया। उसके फ्लैट का ताला बंद था। आसपास पूछने के बाद जाना कि पड़ोसियों ने शोभालाल को सुबह देखा ही नहीं था। तब उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर भरूचा की प्रतीक्षा करने का ही निश्चय किया, परंतु संयोग ये हुआ कि टैक्सी स्टैंड पर अनायास ही उन्हें इंदु मिल गई, वो भी अजीब स्थिति में। इंदु के दाहिने हाथ पर कोहनी तक पट्टी बंधी हुई थी। चेहरे पर भी कई खरोच लगी हुई थी। लगता था पाँव में भी चोट लगी थी। वो लंगड़ा कर चल रही थी। हेलो, खैरियत तो है? ये चोट कैसे लगी? कहाँ से आ रही हो? गोपाली उत्सुकता से उसकी ओर बढ़े, परंतु गोपाली को देखकर इंदु प्रसन्न नहीं हुई। उपेक्षा भाव से वो मुस्कुराई। अब आप क्या चाहते हैं? गोपाली मुस्कुराए। मैं क्या नहीं चाह रहा हूँ सरकार, तुम्हें चाह रहा हूँ। लेकिन आंखों में दिखाई पड़ रही है साफ नाराजगी। पूछ सकता हूँ क्यों? इन लच्छेदार बातों को छोड़िए, इंदु ने कहा। या तो मुझे जाने दीजिए या पुलिस स्टेशन चलिए। मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। रात आपने मुझे सरासर धोखा दिया है। मैं मानता हूँ, पूर्वत मुस्कान सहित गोपाली बोले। मैं मानता हूँ मेरी ओर से थोड़ा सा धोखा दिया गया है, लेकिन शिकायत किस लिए? शोभालाल मुझे धोखा देना चाहता था। मुझे धोखा देने के लिए ही वो तुम्हें लाया था। मेरा मतलब है वो सब धोखे का ही व्यवहार तो था। हरा सिक्का वो जो चल जाए। परंतु गोपाली की बातों में दिलचस्पी ना लेते हुए वो आगे बढ़ी। बाह बढ़ाकर गोपाली ने राह रोकी। सुनो तो, सब कुछ सुन चुकी हूँ। शोभालाल मुझे सब कुछ बता चुका है। तुम पुलिस के आदमी हो। मैंने कहा ना, अगर गिरफ्तार करना है तो मैं तैयार हूँ, अगर नहीं तो मुझे जाने दो। दुनिया भर के कर्म मैं पेट भरने के लिए करती हूँ, फिर भी कंगाल हूँ। तुम्हें रुपयों की रिश्वत दे सकूं इतनी सामर्थ मैं नहीं हूँ। सुनो, शोभालाल ने तुम्हें क्या बताया है ये तो मैं नहीं जानता। मैं बताती हूँ कि शोभालाल ने मुझे क्या बताया है। शोभालाल ने मुझे बताया है कि तुम पुलिस के आदमी हो। उसने सागरचंद की पत्नी रसवंती से जाना है कि तुम्हारी उसकी पहचान है। तुम गणपत की खोज में नहीं, सागरचंद की खोज में गए थे। गोपाली ने स्वीकार किया। ये सच है। तो क्या ये सच नहीं है कि तुम्हें रिश्वत चाहिए? नहीं, ये सच नहीं है। उपेक्षा से मुस्कुराई इंदु। नंबर 1 के ढोंगी हो तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि गणपत और शोभालाल वगैरह जो कुछ करते हैं उस काम का भागीदार है सागरचंद। वो जानते हुए भी तुमने सागरचंद को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन गणपत ने उसे बेईमान होने के कारण पकड़कर बंद किया तो उसकी मदद को तुम फौरन पहुंच गए। तुमने कल्याण के गोदाम की तलाशी कराई है ना? हाँ, कराई तो है। सागरचंद के घर की भी तलाशी कराते, उसके तहखाने की तलाशी कराते, लेकिन ये सब तुम क्यों कराते? तुम्हें रसवंती की तरफ से मोटी रिश्वत मिली ना? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। चाहो तो पुलिस स्टेशन ले चलो। ये भी नहीं कहूँगी कि छोड़ दो या माफ़ कर दो। अब गोपाली की समझ में आ गया कि इंदु क्यों उफन रही है। वो उसकी बाँह थामकर उसे टैक्सी स्टैंड के निकट वाले रेस्तरां में लगभग जबरन खींचते हुए ले गए। इंदु ने तमाशा बनना पसंद न किया, अतएव रेस्तरां में वो चुपचाप बैठ गई। गोपाली ने चाय का ऑर्डर दिया। इंदु ने अनिच्छापूर्वक चाय पी ली। यहाँ तक व्यापार मौन ही चला। दरअसल चाय के बाद गोपाली ने मौन तोड़ा। औरत जात तो मूर्ख होती ही है, लेकिन साथ साथ पुरुष जात भी निहायत उल्लू की पट्टी जात है। ये जानते हुए भी कि स्त्री जात मूर्ख है, पुरुष जात को अपने जन्म के लिए औरत चाहिए, अपनी औलादों के जन्म के लिए औरत चाहिए, और जब पुरुष मरने लगता है तब धूम धड़ाके से रोने के लिए भी औरत चाहिए। नतीजा ये था कि दुनिया अजीब सा चिड़ियाघर बनकर रह गई है। खैर छोड़ो इन बातों को, ये ज्ञान ध्यान और धर्म कर्म की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। ये सुनकर न चाहते हुए भी इंदु के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आ गई। बोली, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा धर्म कर्म है। सो तो है ही। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी ये हालत किस पुण्य कर्म से हुई है? भूल से तुम्हारे साथ जो किया उस कर्म से? क्या लौटते समय कार एक्सीडेंट हुआ? नहीं, शोभालाल ने मेरी पिटाई की है। क्या? गोपाली चौंके। कहाँ है वो कुत्ते का पिल्ला? मैं उसकी मारते मारते हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये झांसा किसी और को देना, वो मुझे 4 पैसे का धंधा देता है। मैंने गलती की,
उसने मुझे पीटा। तुम क्यों उबलते हो? अजीब बात है, यानी कि तुम इसी तरह पिटती रहोगी उससे? हाँ, उसकी बदौलत मेरे माँ बाप पलते हैं। लेकिन बंद करो इन फिजूल बातों को, झल्लाकर इंदु बोली। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे तमाशा बनाने पर तुले हो? सुन लो, चाहे मुझे फांसी पर क्यों ना लटकना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ है। भाड़ में जाए वो गधे का बच्चा। सुनो, मैं तुम्हें कुछ नई खबरें सुनाता हूँ। मुझे नहीं सुननी है, सुननी ही होगी। सुनो, गणपत मर गया। वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन से कूदकर मरा। तुम झूठ बोल रहे हो। उसके साथी निरंजन और मोगू गिरफ्तार हो चुके हैं। ये भी सफेद झूठ है, दृढ़ता से वो बोली। वो कुमुद जो शोभालाल के अनुसार गणपत द्वारा मार दी गई थी, जिंदा है और पुलिस की हिरासत में है। अब की बार इंदु झूठ सब ना कह सकी। अब इन सब समाचारों से दिलचस्प समाचार सुनो। इंदु उठी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। परंतु बांह पकड़कर उसे बैठाते हुए गोपाली बोले, लेकिन मुझे तो सुनानी है। सुनो, सागरचंद पुलिस की हिरासत में है। तुम झूठ बोल रहे हो, तड़पकर इंदु बोली। हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए कि मेरे झूठ को सच समझकर तुम मुझे खाने के लिए लड्डू जो दोगी। अब तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं जानती थी कि अंत में एक यही सच तुम कहोगे। तुम आदमी नहीं पत्थर हो। क्या मिलेगा तुम्हें मेरे बीमार और बूढ़े माँ बाप को भूखे मारकर? तुम औरत नहीं ततैये का छत्ता हो। लेकिन तुम्हारी अकल अगर ठिकाने ना लगा दूं तो मेरा नाम भी गोपाली नहीं। तो सिकंदर से अब गोपाली बन गए? तुम पागल हो, एकदम पागल। लेकिन मेरी जान, मेरी बात का विश्वास करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहा हूँ। तुम्हें पुलिस के साथ सागरचंद के घर चलना होगा। बताना होगा कि उसके घर में उसके पाप कहाँ कहाँ छुपे हैं। मैंने रसवंती से ये वादा ज़रूर किया था कि सागरचंद को खोज दूंगा, लेकिन अब वो वहीं जाएगा जहाँ उसके गुनाहों से ले जाएंगे। न दोष तुम्हारा है न शोभालाल का। दुनिया के रवैये को देखकर ही तो तुम लोगों ने ये सोचा था कि मैं सागरचंद को बचा लूंगा। लेकिन मेरी जान, वो और होते हैं जो रिश्वत खाया करते हैं। हाँ, रसवंती से थोड़ा लगाव जरूर है। वो तुमसे भी ज्यादा नमकीन है। दरअसल सुंदर स्त्रियां, छोड़ो इन बातों को। खिले हुए फूल किसे पसंद नहीं आते। चलोगी ना मेरे साथ? उलझन और अविश्वास में पड़ी इंदु ने कोई उत्तर नहीं दिया। अलबत्ता वो रेस्तरा से उठकर चुपचाप गोपाली के साथ कार में बैठ गई। उसने विरोध इसलिए नहीं किया कि विरोध करना व्यर्थ था। घृणा नेह में परिवर्तित हो गई। गुस्सा ठंडा हो गया। जब इंदु ने सागरचंद को पुलिस हिरासत में देखा तो वर्ग भावना के अनुसार सचमुच बहुत संतोष हुआ। एकांत में इंदु ने गोपाली को महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर सांझ ढल चुकी थी। पुलिस की 2 लारियां सागरचंद सहित सागर प्लेस में जाकर रुकी। उसके पीछे ही 2 जीप कार। इन जीप कारों में गोपाली थे। पुलिस अफसरों के अतिरिक्त क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट भी थे। और रसवंती सागर प्लेस के मुख्य द्वार पर पहले से ही खड़ी थी। उसने पुलिस को देखा, पुलिस की हिरासत में सागरचंद को देखा, परंतु उसके चेहरे पर न उत्सुकता उमड़ी, न शोक छाया, न क्रोध झलका। सागरचंद जब निकट पहुंचा तो रसवंती ने जानबूझकर दृष्टि फेर ली। पुलिस और मजिस्ट्रेट सागर प्लेस की तलाशी के लिए आए थे, परंतु जब रसवंती के सम्मुख गोपाली आए तो उसने मुस्कुराने की चेष्टा की। नमस्ते, शांत स्वर में वो बोली। बहुत कष्ट उठाना पड़ा आपको। मुझे अफसोस है, गोपाली बोले। अफसोस किस बात का? मैं गुंडों के हाथों से तुम्हारे पति की जान बचाने में तो सफल हो गया, परंतु ये जानकर दुख हुआ कि उन गुंडों के सरदार थे सागरचंद। मेरी मजबूरी थी कि मुझे मामला पुलिस को सौंप देना पड़ा। मुझे शिकायत नहीं है, रसवंती बोली। मेरे लिए आपने इतनी भाग दौड़ की, मैं आपकी आभारी हूँ। पुलिस यहाँ तलाशी लेने आई है। ओह, रसवंती ने ऐसे आश्चर्य प्रकट किया जैसे किसी और के घर में तलाशी हो रही हो। सूचना मिली है कि सागरचंद ने जितनी कमाई तस्कर व्यापार से की है उस सबका सोना बनाकर तहखाने में रखा है। रसवंती ने उत्तर नहीं दिया। गोपाली ने इधर उधर देखने का उपक्रम किया। आसपास कोई नहीं था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या ये बात सच है? सरलतापूर्वक ये बोली, मैं नहीं जानती। ओह, गोपाली मुस्कुराए। शायद बताना नहीं चाहती। ठीक भी है, सचमुच मुझे पूछना नहीं चाहिए था। मिस्टर गोपाली, आत्मीयता प्रदर्शित करते हुए रसवंती ने गोपाली का हाथ अपने हाथ में थाम कर कहा, मैं कैसी अभागिन हूँ कि मेरे मित्र भी मेरा विश्वास नहीं करते। लेकिन सच जानिए कि तहखाने में क्या है ये मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता एक बार सागरचंद ने मुझसे कहा था कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं अच्छी खासी स्टेट खरीद सकता हूँ। तब मैंने उत्तर में कहा था, लेकिन तुम वो नहीं खरीद सकते जो मैं चाहती हूँ। मैंने झूठ नहीं कहा था। दौलत के बीच रहकर भी संतोष नहीं पा सकी, शांति नहीं पा सकी। अब मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि ये सोने का पिंजरा छोड़ दूंगी। कुछ देर ठहरोगे ना? कोई खास काम है? हाँ, कोई आने वाला है। कौन? मेरा नया दूल्हा, जो मेरा हाथ थाम कर मुझे पिंजरे से बाहर ले जाएगा।
मैं चाहती हूँ कि उस क्षण तुम यहाँ रहो, शुभकामनाएं देने के लिए। रसवंती की बात को गोपाली ने गंभीरता से नहीं लिया। यूं उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि सागरचंद की गिरफ्तारी से रसवंती नाराज नहीं है। अतः वो बोले, बिना रसगुल्ला खिलाए मुफ्त में ही शुभकामनाएं ले लेना चाहती हो? लजाई सी मुस्कुरा दी रसवंती। लगभग 45 मिनट दोनों दरवाजे पर खड़े खड़े ही बातें करते रहे। फिर तलाशी पूरी करके पुलिस दल लौटा। गोपाली को ही नहीं, रसवंती को भी विस्मय हुआ। इंस्पेक्टर भरूचा ने बताया, मिस्टर गोपाली, लगभग 75 लाख के आसपास का सोना है। प्रतिक्रिया स्वरूप गोपाली ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब हुआ कि सागरचंद को जेल जाना ही होगा। और सागरचंद? 2 पुलिस कांस्टेबल उसे पकड़ ला रहे थे। वो रसवंती के निकट रुककर बोला, घबराना नहीं। रसवंती ने उत्तर दिया, घबरा नहीं रही हूँ, ऊब रही हूँ। अपने पैलेस में ताला लगाते जाइए, मैं जा रही हूँ। कहाँ? इस सोने के पिंजरे से दूर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सचमुच घबरा गई हो। मैं कहता हूँ कि फिक्र मत करो, मेरा सोने का पिंजरा बहुत मजबूत है, किसी के तोड़े टूट नहीं सकेगा। मैंने कई मित्रों को फ़ोन किया है। सुबह अदालत खुलते ही मेरी जमानत हो जाएगी। फिर मैं कानून को भी देख लूँगा और कानून के वफादारों को भी। अपनी बात करते हुए सागरचंद ने दम से गोपाली की ओर देखा, लेकिन रसवंती की बात अधूरी रह गई। सागरचंद आगे बढ़ चुका था। पुलिस चली गई और उनके साथ सागरचंद भी। गोपाली रुक गए थे। रसवंती को अन्य बातों में रुचि नहीं थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। 9 बज गए। आतुरता से वो बोली, तो क्या हुआ? 9 तो रोज ही बजते हैं। गोपाली बोले, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें क्या बेकरारी है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मिसेज रसगुल्ला। जिन्हें आना था वो नहीं आए। लेकिन कौन? कहा ना, मेरा दूल्हा मुझे लेने आने वाला है। हाँ, ये तो सुना, लेकिन कौन है वो खुशनसीब? मुस्कुराती सी दृष्टि से गोपाली को देखकर वो बोली, आने दो, तभी बताऊंगी। उधर पैलेस के प्रवेश द्वार का चौकीदार दौड़ा आया। मेम साहब, वो जो आते हैं चित्रकार। खुशी से दीवानी सी हो गई रसवंती। शाबाश, तो वो आ गए, बुलाओ ना। वो चित्रकार। चौकीदार घबराया हुआ था। अरे तो लाओ ना उन्हें, चीखती सी वो बोली। वो मेम साहब, वो सड़क से पैलेस की ओर आने के लिए सड़क के ऊपर चढ़े और दरवाजे से कुछ दूर के फासले पर लड़खड़ाकर गिर पड़े। बोल भी ना पा रहे हैं, शायद गिरते ही बेहोश हो गए हैं। मेरे मोहन! लोकलाज त्याग कर चीखती सी रसवंती प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। पीछे पीछे गोपाली भी भागे। पैलेस के आगे फुटपाथ पर भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को चीरती हुई रसवंती फुटपाथ पर पड़े मोहन से लिपटती हुई चीखी, गोपाली, मिस्टर गोपाली, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, क्या हो गया है मेरे मोहन को? लेकिन इन्हें हुआ क्या? स्थिति जानने के लिए गोपाली भी निकट पहुंचे और एक व्यक्ति ने, जो मोहन के निकट ही गंभीर खड़ा था, खेद भरे स्वर में सूचना दी, कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर हूँ और आपके आने से पहले मैं सब कुछ जान चुका हूँ। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट फेल हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मोहन! रसवंती विक्षिप्त हो उठी। उसने जमीन से अपना माथा टकराकर फोड़ लिया। खून बह निकला। गोपाली बड़ी कठिनाई से इस पागलपन को रोक सके। लाश को पैलेस के नौकर उठाकर अंदर ले आए। रसवंती रोई, चीखी, परंतु इससे कुछ बनता थोड़े था। मोहन चला गया वहां जहां से कोई लौटकर नहीं आता। वो चित्र बनाकर लाया था, रसवंती का सुंदर चित्र, और चित्र के पृष्ठभाग में कल्पना के आकाश कुसुम। जब वो हार्ट अटैक होने पर गिरा तो चित्र एक और जा पड़ा। उत्सुक भीड़ ने जब मोहन की लाश को घेरा तो चित्र भीड़ के पांव तले खूब रौंदा गया। चित्रकार की आखिरी निशानी व्यर्थ गई। गोपाली की पिछली सारी रात और सारा दिन भागदौड़ में बीता था। ये रात भी ऐसी ही बीती। रात के 11:30 बजे मोहन का अग्नि संस्कार कर वो रसवंती के साथ ही पैलेस लौटे। कहीं न जा सकी रसवंती। वो फिर पैलेस में लौट आई। नर पक्षी सोने के पिंजरे से टकरा टकरा कर मर गया। जब वो अपनी अंतिम सांस गिन रहा था तो मादा पंछी पिंजरे में ही तनिक फड़फड़ाई और बस। शायद सागरचंद सच कहता था। उसने कहा था ना, सोने का पिंजरा बहुत मजबूत है, किसी के तोड़े टूट नहीं सकेगा। इंस्पेक्टर भरूचा का काम अभी भी अटका हुआ था। यूं कुमुद उनकी हिरासत में थी, परंतु कुमुद ने साफ कहा कि गणपत ने अथवा जिस किसी ने भी किसी की हत्या करके मुझे क्यों मरा घोषित किया, इसके मूल में क्या कारण था, ऐसा क्यों किया गया, इसकी उसे जानकारी नहीं। परेशान मिस्टर भरूचा के काम आई इंदु। गोपाली के आदेश पर इंस्पेक्टर रुस्तम ने इंदु को इस बात के लिए फुसला लिया कि वो शोभालाल का पता बता दे। इंदु ने शोभालाल का पता बता दिया। रात में जब गोपाली मोहन की दाह क्रिया में लगे थे तब प्रकट में दवाओं के गोदाम से शोभालाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वास्तव में यह दवाओं का गोदाम नहीं, गैरकानूनी शराब का गोदाम था। पुलिस के हाथ एक नया सूत्र लग गया। पुलिस स्टेशन पर जब शोभालाल ने इंदु के अतिरिक्त कुमुद को भी देखा तो निसंकोच वो कहानी सुना डाली जो लाश को कुमुद कहकर पहचानने के पीछे थी।
शोभालाल ने बताया, हमारी टीम का राघव राव ऐसा व्यक्ति था जो माल की खरीद के लिए अक्सर विदेश जाया करता था और माल लेकर बंदरगाह पहुंचा करता था। राघव राव की पत्नी सोमवल्ली आदर्श चरित्र की स्त्री थी। बंबई में राघव राव कई साल से बेकार रहा, परंतु सोमवल्ली का दृढ़ मनोबल नहीं टूटा। उसने पति को सहायता देने के लिए घरों में धाय तक का काम किया, परंतु जब बेकारी से तंग आकर राघव राव ने सागरचंद के लिए तस्करी का काम करना आरंभ किया तो सोमवल्ली को काम पसंद नहीं आया। वो कंगाली में दिन काटने के लिए तैयार थी, परंतु ये नहीं चाहती थी कि उसका पति अपराध जैसे काम से रुपया कमाए। पति पत्नी में हमेशा तकरार रहती थी और एक दिन वो भी आया जब सोमवल्ली ने यह कहा कि अगर वो ये सब काम नहीं छोड़ेगा तो वो पुलिस में जाकर उसके विषय में सूचना दे देगी। राघव राव ने उससे वायदा किया कि वो काम छोड़ देगा। साथ ही उसने गणपत को 5,000 रुपये में इस बात के लिए राजी किया कि वो उसकी पत्नी की हत्या करके उसका पीछा छुड़ा दे। मेरी जानकारी के अनुसार अदन की किसी स्त्री से राघव राव का प्रेम संबंध भी चल रहा था और वो अपनी चरित्रवान एवं पतिव्रता पत्नी से ऊब चुका था। गणपत को कत्ल के लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। इससे पहले भी वो कत्ल कर चुका था और पुलिस में फरार मुजरिम के नाम से याद किया जाता था। गणपत ने एक तीर से 2 शिकार करने का निश्चय किया। वो कुमुद को चाहता था और वो सागरचंद के पक्ष में होने के कारण उसे पसंद नहीं करती थी। राघव राव ने गणपत की योजना के अनुसार सोमवल्ली को तार भेजा था कि वो अमुक जहाज से लौट रहा है और वो उसे बंदरगाह पर मिले। सोमवल्ली उस रात बंदरगाह पर पहुंची। योजना के अनुसार गणपत वहां कुमुद के कपड़े और पहचान के लिए पर्स आदि भी ले आया था। राघव राव ने कुमुद के कपड़े सोमवल्ली को ये कहकर पहना दिए कि पुलिस को मुझ पर शक हो गया है, मेरे कारण तुम भी ना बच सकोगी। सोमवल्ली वो आश्वासन प्राप्त कर चुकी थी कि आइंदा राघव राव ये काम नहीं करेगा, अतः उसने वो कपड़े पहन लिए और पर्स भी ले लिया। बंदरगाह से निकलते समय गणपत भी उन दोनों के साथ था। राघव राव ने सोमवल्ली से कहा कि वो विक्टोरिया टर्मिनस से कल्याण पहुंचे, वहां मैं भी टैक्सी से पहुंच रहा हूं। अलग अलग चलने से पुलिस को शक नहीं होगा। सोमवल्ली को इस बात की खुशी थी कि अब बंबई नहीं लौटना है। अपने पास पड़ोस में वो कहकर आई थी कि वो अपने पिता के यहाँ मथुरा जा रही है। वो जाकर ट्रेन में बैठ गई, उसके पीछे गणपत भी। जब डिब्बे में एकांत हुआ तो गणपत ने उसका काम तमाम कर दिया। भरूचा ने पूछा, लेकिन उसने कुमुद को क्यों मरा हुआ घोषित करना चाहा? ताकि वो गणपत के साथ गुप्त स्थान पर रहने के लिए बाध्य हो। अगर वो इस घटना के बाद भी खुलेआम रहती तो क्या आप उसे पकड़कर यहाँ नहीं पूछते कि ट्रेन में मरने वाली कौन थी? भरूचा को तर्क अजीब सा लगा, लेकिन कुमुद ये कहकर छुट्टी पा सकती थी कि उसे कुछ नहीं मालूम। आप भी कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। कुमुद अगर प्रकट भी होती तो काफ़ी दिनों बाद मैंने गणपत से 2,000 आखिर किस लिए लिए थे? गणपत का इरादा सागरचंद को भी तो खत्म करने का था। उसने उसे जिंदा रखा तो केवल इसलिए कि शायद उससे रुपया वसूल करने की कोई तरकीब निकल आए। अगर कुमुद किसी तरह जिंदा गणपत के कब्जे से निकल जाती तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर देता। रसवंती से मैंने मेलजोल बढ़ा ही लिया था। बड़े आराम से वो उस पर सागरचंद के कत्ल का इल्जाम लगा सकती थी। अजीब है भाई तुम लोगों की माया, भरूचा बोले। अगर रसवंती उस पर कत्ल का इल्जाम लगाती तो तुमने लाश को पहचाना था, तुम्हारा क्या होता? मैंने सोचा था कि मैं भी गणपत की तरफ फरार हो जाऊंगा। हम सबका इरादा ये था कि सागरचंद के खात्मे के बाद बंबई से ही अड्डा उठा देंगे और कलकत्ते में जाकर नए सिरे से काम करेंगे। गणपत ने काफ़ी पैसा जमा कर लिया था, लेकिन गणपत की मृत्यु के बाद अब नक्शा बदल गया था। अब शोभालाल चाहता था कि वो पुलिस का गवाह बनकर बच निकले। सागरचंद से संबंधित उसने 15 और आदमियों को गिरफ्तार करवाया, जिसमें राघव राव भी था। लाख पूछताछ के बाद भी पुलिस कुमुद को मरा साबित करने का अन्य कोई पुख्ता कारण नहीं जान सकी। अलबत्ता शोभालाल का बयान महत्वपूर्ण न होते हुए भी उपयोगी था और इंस्पेक्टर भरूचा को कुमुद हत्याकांड जांच से छुट्टी मिल गई थी। हत्या चाहे जिसकी हुई, हत्यारा मर चुका था। ये बात मुकदमे की समाप्ति से पहले भी निर्विवाद थी, इसलिए कुमुद हत्याकांड की फाइल दाखिल दफ्तर कर दी गई। इसके बाद चला मुकदमा। लगभग सभी को सजाएं हुई। अलबत्ता गोपाली की कृपा से इंदु उस मुकदमे में सम्मिलित नहीं हुई और भली जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने उसे नौकरी भी दिला दी। सागरचंद पर 1 लाख रुपया जुर्माना और 2 वर्ष की सजा हुई। राघव राव को 5 वर्ष की कैद हुई। शोभालाल को 3 वर्ष के लिए जेल भेजा गया। कुमुद को मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मोगू और निरंजन को 3-3 वर्ष की सजा हुई। विद्वान जज ने अपने फैसले में लिखा, सागरचंद ने तस्कर व्यापार को जिस ढंग से फैलाया वो सचमुच समाज के लिए एक चेतावनी है कि पूंजी वाले किस प्रकार कुछ प्रलोभन देकर अच्छे खासे कामकाजी व्यक्तियों को अपराध के रास्ते पर डाल देते हैं। दिक्कत यह है कि मुझे कानून सागरचंद को इससे अधिक सजा देने का अधिकार नहीं देता। मेरा ख्याल है सागरचंद का अपराध बड़ा है और सजा कम, लेकिन वाह रे हमारी व्यवस्था, शेष व्यक्तियों की जेल यात्रा कठिन रही। सागरचंद के लिए वहाँ भी बहुत सी सुविधा थी, इसलिए कि वह हैसियत वाला व्यक्ति था।
और रसवंती, संसार की गति किसी वियोग से नहीं रुकती। प्राणी भी तो सांसारिक समाज की इकाई ही है। उस रात और अगले दिन रसवंती खूब रोई। कई बार रोते बिलखते अचेत हो गई। फिर कई दिन वो उदासी की मूर्ति बनी रही। धीरे धीरे शौक समाप्त हो गया। मोहन के साथ रसवंती मर न सकी। जीवन नियमों में आबद्ध है। फिर शनै शनै जो बीत गया था उसे भूलने लगी। सोने का पिंजरा वो चाहकर भी छोड़ न सकी। सागरचंद जेल में था, परंतु उसका कारोबार जैसा चलता था वैसा चल ही रहा था। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। रसवंती किस ढंग से जी रही थी। एक दिन इस बात पर गोपाली के सम्मुख विवाद खड़ा हो गया। गोपाली की सांझ हीरो क्लब में बीतती थी। वही उनकी एक मित्र थी, मालती केलकर। मालती तथा कई अन्य मित्रों के साथ गपशप में लीन थी कि हवा की तरह रसवंती आई और गोपाली से कहा, मिस्टर जासूस, कल जो पिकनिक का प्रोग्राम है उसे भूल मत जाना। शायद रसवंती जल्दी में थी, अतः उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना तेजी से बाहर चली गई। अलबत्ता अपने आगमन से वो मादक सेंट की सुगंध वातावरण में छोड़ती गई। गुलाबी साड़ी उसके शरीर पर बहुत फब रही थी, परंतु रसवंती के पीठ मोड़ते ही मालती ने नाक चढ़ाई। गोपाली ने टोका, क्या नाक में कुछ तकलीफ है? इस उलाहने से चिढ़ती हुई वो बोली, ये मैंने आज जाना कि रसवंती जैसी चरित्रहीन स्त्री से भी तुम्हारा मेलजोल है। ओह, गोपाली मुस्कुराए, ये बात है। एक व्यक्ति और बोला, सचमुच मिस्टर गोपाली, मिसेस मालती ठीक कहती है। मैंने फुटबॉल प्लेयर जयदेव के साथ ऐसी स्थिति में देखा है कि भले आदमियों के बीच कह नहीं सकता। मालती फिर बोली, और इसका पति बेचारा जेल में सड़ रहा है। मैंने तो इसे ऐसी ऐसी जगह देखा है कि कहते शर्म आती है। गोपाली के चेहरे पर पूर्ववत मुस्कान थी। शर्म क्यों आती है? हाथ नचाकर मालती बोली, इसलिए कि जैसा अभी अभी मिस्टर जयकर ने कहा है, भले आदमियों के बीच कहते शर्म आती है। गोपाली क्लब की इस मंडली में बहुत ही विनोदप्रिय समझे जाते थे। गुस्सा या क्रोध तो उन्हें छू भी नहीं पाता था, परंतु आज सभी चौंक पड़े जबकि मालती की बात सुनकर उन्होंने जोर से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, आप लोगों को जो कुछ कहना है बेफिक्र होकर कहिए। मैं पेशे से जासूस हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ उपस्थित स्त्री पुरुषों में कोई भी दूध का धुला नहीं है। कपड़ों के आवरण के पीछे स्त्री पुरुष सब नंगे हैं। कौन अपने भले होने का दावा करता है? सुनकर एक बार की तो सभी स्तब्ध हो गए। मालती तो भयभीत सी हो गई। गोपाली तनिक शांत हुए। इंसान वैसे ही जी सकता है जैसे उसे समाज जिंदा रहने के लिए मजबूर करता है। मैं इस विषय में ईसा मसीह का केवल एक उदाहरण दूंगा। एक दुष्चरित्र स्त्री को समाज ने सजा दी कि उसे कथित भले आदमी पत्थर मार मार कर समाप्त कर दें। जब वैसा होने जा रहा था तब ईसा मसीह उधर आ निकले। बात जानकर बोले, ये तो ठीक है कि चरित्रहीन स्त्री को सजा मिले, लेकिन मेरा अनुरोध है कि वही व्यक्ति स्त्री पर पत्थर उठाए जिन्होंने कोई पाप न किया हो। शायद आप सभी जानते होंगे कि इसके बाद कोई भी उपस्थित व्यक्ति उस स्त्री पर पत्थर नहीं फेंक सका था। इसके बाद गोपाली उस गोष्ठी से उठ गए। मालती ने टोका, आप बुरा मान गए मिस्टर गोपाली, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। चलते चलते ही गोपाली ने उत्तर दिया, न मैंने बुरा माना है और न आप बुरा माने। बात की बात थी, मैं वॉकआउट नहीं कर रहा हूँ। वो देखिए, प्रोफेसर आपटे आ गए हैं। मुझे उनके साथ शतरंज की बाजी लगानी है। समाप्त। तो दोस्तों, ये था लाश का रहस्य नॉवल का आखिरी भाग। उम्मीद है ये नॉवल आपको पसंद आया होगा। ओम प्रकाश शर्मा जी का ये पहला नॉवल मेरे चैनल पर प्रस्तुत है। अगर इस पर अच्छा रिएक्शन आया और आप लोगों ने इसे पसंद किया तो मैं ओम प्रकाश जी के और भी उपन्यास आप लोगों के समक्ष ज़रूर लेकर आऊँगा। तो कृपया करके प्लीज़ अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये पसंद आया या नहीं। तो चलिए मित्रों, मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।